क्लोराइड का साइज छोटा है, इसलिए उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। अब ये तो हो गया लेटेस्ट एनर्जी का ट्रेन। सोलिबिलिटी का ट्रेन क्या होगा? सोलिबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? सोडियम आयोडाइड की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। किससे? सोडियम ब्रोमाइड से। सोडियम क्लोराइड देन सोडियम क्लोराइड, ये आएगा सोलिबिलिटी का ऑर्डर। समझे? अच्छा, ये तो क्या है करके जो है अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स आर लेस soluble than alkali metal hydroxide। because of high latency। इनकी latency हाई है तो उनकी solubility क्या होगी? कम होगी। किसकी? अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स की कम solubility होगी। किसके मुकाबले में? अल्कली में। अच्छा, मगर solubility डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी। solubility of alkaline earth metal halides increase down the road। डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो बी एक्स टू होगा वो क्या होगा? ज्यादा सोल्यूबल होगा। किसी स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर ज्यादा कैल्शियम हेलाइड से। कैल्शियम हेलाइड ज्यादा सोल्यूबल होगा मैग्नीशियम हेलाइड से, और मैग्नीशियम सोल्यूबल ज्यादा होगा किससे? बी एक्स टू से। इससे अच्छा, अब ये तो हो गया कार्बन। अगर इसकी जगह पे हम हेलोजन को ले लें, मतलब सपोज करते हैं जो है बेरियम 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 आयोडाइड जो होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। बेरियम आयोडाइड क्या होगा? ज्यादा सोल्यूबल है। क्यों? आयोडीन का साइज लार्जर है। किससे? बेरियम बेरियम और सॉरी ब्रोमाइड से। किससे? ब्रोमाइड से। बेरियम ब्रोमाइड ज्यादा सोल्यूबल होगा बेरियम क्लोराइड से, और बेरियम बेरियम क्लोराइड ज्यादा सोल्यूबल होगा किससे? बेरियम क्लोराइड से। तो ये वाटर के अंदर ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी वो बहुत हाई है, क्लोराइड का साइज छोटा है। तो ये हो गया हेलाइड्स की सोल्यूबिलिटी। अच्छा, अब आते हैं नाइट्रेट्स। MnO3 और दूसरा क्या है? MnO3 होल टू। भाई MnO3 क्या है? अल्कली मेटल नाइट्रेट। और दूसरा MnO3 होल टू क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट। ठीक है, दोनों की सोलिबिलिटी
solubility of alkali metal nitrate and alkaline earth metal nitrate. Increase down the group. डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। मगर फर्स्ट ग्रुप वालों की सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब NnO3 की जो सोलिबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? MnO3 होल 2 से। क्यों? ठीक है, मतलब ये अल्कली मेटल नाइट्रेट और ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट। तो अल्कली मेटल नाइट्रेट की सोलिबिलिटी ज्यादा है अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट से, क्योंकि इनकी लेटाइसिटी हाई है। इनके ऊपर चार्ज क्या होती है? +2 होती है। इनके ऊपर चार्ज क्या है? +1 है। तो इसकी लेटाइसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अच्छा, अब आते हैं सल्फेट से और अब आते हैं कार्बोनेट से। कार्बोनेट M2CO3, ये कौन से होंगे? अच्छा, ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब ये है कौन से कार्बोनेट? अल्कली है। क्यों? क्योंकि अल्कली में की वैलेंसी है +1 और कार्बोनेट की वैलेंसी -2 होती है। तो ये जो 2 आया है ना, ये किसकी वजह से आया? कार्बन की वैलेंसी की वजह से M2CO3 बन गया। तो अल्कली कार्बोनेट्स आर soluble in water except lithium carbonate, which is less soluble। जो क्या है? अच्छा, अल्कली कार्बोनेट अल्कली मेटल कार्बन्स आर स्टेबल towards heat, do not decompose on heating except lithium carbonate, which is unstable। Decompose on heating, हीटिंग से क्या हो जाता है? ये डिकम्पोज हो जाता है। तो Li2CO3 जब उसको आप हीट देंगे तो क्या बनेगा? लिथियम ऑक्साइड बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये हीट से क्या होगा? डिकम्पोज हो गया। जबकि दूसरे सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज नहीं होते हीटिंग से। अच्छा, सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल increase down the road।
MCO3, they are less revealed. Water decompose on heating. डिकम्पोज हो जाते हैं हीट से क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे MgCO3 है, जब उसको आप हीट देंगे तो MgO बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी। अच्छा, BaCO3 is more stable, do not decompose on heating. अच्छा, solubility decrease down the group, decrease group, solubility of MCO3 in water decrease down the group, down the group क्या हो जाएगी। तो आप आते हैं स्टेबिलिटी का आर्डर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल का मतलब हीट से, ज्यादा किसी भी थर्मल स्टेबिलिटी बेरियम कार्बन है। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम कार्बन है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बन है, उसके बाद इसका मतलब है जो बेरियम कार्बन हो गया है लीस्ट स्टेबल है, मतलब हीट से डिकम्पोज हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बन हीट से डिकम्पोज होगा, कैल्शियम गिर जाएगा, उसके बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। सोलिबिलिटी का आर्डर क्या होगा, बेसिकली वाटर के अंदर लेस सोलिबिलिटी है, मगर सोलिबिलिटी अगर ज्यादा होगी बेरियम। अब आते हैं सल्फेट्स, ग्रुप फर्स्ट ए, तो ग्रुप फर्स्ट के सल्फेट का फॉर्म होता है M2SO4, M2, क्यों M2SO4, क्योंकि अल्कली मेटल्स की वैलेंस ये +1, सल्फेट होता है -2, तो क्या बनेगा M2SO4। अल्कली मेटल सल्फेट्स आर soluble in water, solubility increase down the group, डाउन द ग्रुप solubility क्या होगी, इंक्रीज होगी।
सल्फेट सब ग्रुप सेकंड ए, जिनको लिखते हैं MsO4, क्योंकि M की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की -2 है, तो कैंसिल हो जाती है आपस में। क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? MsO4। सल्फेट सब ग्रुप 2A are less soluble in water. Solubility decrease down the route. अच्छा, इसके लिए क्या होगा? सोलिबिलिटी काटने क्या होगा? DeSO4 क्या होगा? ज्यादा सोलिबिलिटी किससे? MgSO4 से। MgSO4 ज्यादा सोलिबिलिटी होगा CaSO4 से। CaSO4 ज्यादा सोलिबिलिटी होगा SO4 से। देन PaSO4 समझे ऑलमोस्ट इनसोल्युबल। क्या है? SrSO4 भी इनसोल्युबल है। अच्छा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड की नेचर। तो अब देखो, सोडियम ऑक्साइड बेसिक soluble in water, from strong base NaOH। ठीक है, ये बेसिक नेचर। MgO ये भी बेसिक है, लेस soluble in water। Al2O3 M4 insoluble in water। SiO2 acidic insoluble in water। SiO2 लिखा है। अच्छा, P2O5 acidic। P2O5 acidic है। soluble in water, वाटर के अंदर क्या होगा? ये soluble है। ठीक है, और इसके अलावा है SO2, ये भी क्या है? एसिडिक है, soluble in वाटर। अच्छा, Cl2O7 एसिडिक और मोर soluble in water from HCl4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्साइड्स की नेचर। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर बढ़ रही है और बेसिक नेचर कम हो रही है। देखो, एसिडिक नेचर बढ़ रही है, बेसिक नेचर कम हो रही है। और सबसे ज्यादा एसिडिक होगा Cl2O7, सबसे बेसिक ये है स्टूडेंट।
आवाज आ जाएगी ऐसे या लगाऊं ये? आप लोग आगे आ जाए बेटा, इसकी मेरे ख्याल में शोर करेगा, या लगा लो। देखिए बेटा, हमने एक क्लास के अंदर बिहेवियर ऑफ डायोड जो है वो डिस्कस किया था कि जब किसी भी डायोड को डीसी के साथ कनेक्ट करेंगे या किसी भी डायोड को एसी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका बिहेवियर कौन सा होगा, वो एक क्लास के अंदर तो हमने डिस्कस किया था, दूसरी क्लास के अंदर हमने नहीं किया था। तो वो जो बिहेवियर है डायोड का, वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। गर्ल्स क्लास के अंदर अपना डिस्कस हो गया था, बॉयज क्लास के अंदर ये डिस्कस नहीं हुआ था। तो मैं आपको पहले बिहेवियर बता देता हूँ कि जब किसी भी डायोड को डीसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, या एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाता है
तो उसका बिहेवियर क्या होता है। तो बेटा ये हम डिस्कस करेंगे डायोड इन डीसी सर्किट। बेटा अगर कोई डीसी सर्किट है उसके अंदर डायोड हम कनेक्ट करते हैं। सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास इस तरह से डायोड है और ये सिंबल ऑफ डायोड होती है बेटा इस तरह से, और ये यहाँ पे हम इसको डीसी करंट देते हैं बेटा। इसको डीसी जो है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं लोड रेजिस्टर लगाते हैं बेटा। ये हमारे पास है लोड रेजिस्टर। डायोड की ये साइड पी होती है और ये साइड एन होती है बेटा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब आप इस तरह से डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल जो पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और ये जो एन साइड है ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। डायोड की पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और एन साइड किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो हम कहते हैं कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बियास्ड है और यहाँ से बेटा करंट निकलेगा और ये करंट जो होगा वो इस तरह से होता हुआ डायोड से इस लोड रेजिस्टर में से फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इसी डीसी सर्किट के अंदर हम डायोड को इस तरह से कनेक्ट करते हैं बेटा, वही लोड रेजिस्टर है बेटा, इसी के अंदर अगर हम डायोड को इस तरह से कनेक्ट करते हैं बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे ये पी साइड है बेटा और एन साइड है और ये जो यहाँ पे ये इस कंडीशन के अंदर इस तरह से इस सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये डायोड जो होगा ये रिवर्स बियास्ड होगा और जब डायोड रिवर्स बियास्ड होगा तो डायोड में किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी डायोड को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो जब फॉरवर्ड बियास्ड होता है तो डीसी करंट उससे फ्लो हो जाता है, जबकि जब वो रिवर्स बियास्ड होता है तो कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं करता। इसको हम कहते हैं कि डायोड के अंदर करंट जो होता है वो पोलरिटी डिपेंडेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि डायोड के अंदर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। इसका मकसद है डायोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से करंट जो होता है वो चेंज होता है। डायोड वाल्व की तरह जो है वो बिहेव करता है। जिस तरह से वाल्व होता है एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जबकि उसमें वापस करंट जो होता है वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, तो ये बिल्कुल इस तरह से बिहेव करता है। तो आप कहोगे कि इन डायोड करंट डिपेंड्स अपॉन पोलरिटी या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पोलरिटी पे डिपेंड करता है या किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डायोड का डीसी सर्किट के अंदर ये रोल होता है कि एक साइड पे करंट फ्लो करता है दूसरे पे नहीं करता। और इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक डिवाइस है, क्योंकि जो ओमिक डिवाइस होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। उसमें पोलरिटी चेंज करने से करंट चेंज नहीं होता। किस साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो किस साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो इससे करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
अगर एक साइड से करंट दोगे तो भी उतना फ्लो करेगा, दूसरी साइड से दोगे तो भी करंट उतना ही फ्लो करेगा। तो ये जो डायोड होता है ये एक नॉन ओमिक डिवाइस होता है। अब देखिए बेटा, डायोड इन एसी सर्किट बेटा, अगर डायोड को हम एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं बेटा, तो डायोड जो होता है वो एसी सर्किट के अंदर इसका बिहेवियर क्या होता है। देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक डायोड है बेटा, और उसको कनेक्ट करते हैं हम एसी सर्किट के अंदर। इसको हम यहां से जो करंट देते हैं बेटा, ये करंट जो होता है ये एसी करंट इस तरह से देते हैं, और ये जो होता है बेटा ये होता है लोड रेजिस्टेंस। अब एसी क्या होता है बेटा, ये एसी करंट है, तो एसी करंट का जो इनपुट ग्राफ होता है बेटा ये इस तरह से होता है। इसका मतलब है कि एसी इस तरह से जाएगा और फिर एसी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर सपोज करें एसी में ये पॉजिटिव बनता है, ये निगेटिव बनता है, तो ये जो बनेगा ये इस तरह से फॉरवर्ड ब्यास्ट बनेगा और इस तरह से लोड रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगा। लेकिन एसी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। एसी फिर ये निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ पे जब ये निगेटिव बनेगा तो ये पी साइड निगेटिव के साथ कनेक्टेड और ये एन साइड किसके साथ कनेक्टेड, पॉजिटिव के साथ। तो ये डायोड रिवर्स कास्ट होगा। तो जब एसी करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो डायोड करंट को फ्लो करने देगा, लेकिन जब इसमें करंट वापस फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये इसको करंट को ब्लॉक कर दे। इसका मकसद है डायोड हाफ साइकिल ऑफ एसी को फ्लो होने देगा और हाफ साइकिल ऑफ एसी को सप्रेस कर देगा, ब्लॉक कर देगा उसको। तो जब किसी भी डायोड को एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो डायोड से आगे जो करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब यहाँ पे तो एसी है, लेकिन डायोड से गुजरने के बाद करंट यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। और यही प्रॉपर्टी जो होती है डायोड की, उसी को इस्तेमाल करके हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको मैं दिखा देता हूं आपको कि ये किस तरह से जो डायोड होता है ये काम करता है। आप इसको इस तरह से बेटा, डायोड को इस तरह से देख सकते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो होता है एसी करंट है, ये एसी करंट जब इस तरह से फ्लो करता है तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये इसके साथ जो होता है ये जो है वो डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे ये एसी करंट जो होता है इसमें कोई भी डायोड लगा हुआ नहीं। तो आप देखोगे ये करंट इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, इस तरह से करंट जो होगा, और जो क्योंकि एसी करंट जो होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन आप इसमें देखिएगा कि जब करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो ये इसको फ्लो होने देगा, लेकिन जब करंट वापस फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ये डायोड इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब डायोड एक डायरेक्शन में तो करंट को फ्लो करवाता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये एसी सर्किट के साथ हम डायोड लगाते हैं तो डायोड करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। ये है लोड रेजिस्टर। जब डायोड नहीं लगा हुआ तो लोड रेजिस्टर के अंदर करंट एसी होता है। जब डायोड लगा हुआ होता है तो लोड रेजिस्टर के अंदर करंट एक डायरेक्शन में तो जाता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से तो करंट फ्लो कर जाता है,
लेकिन वापस करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। जबकि इसमें डायोड नहीं लगा हुआ तो करंट जो होता है वो इसके अंदर कौन सा है, एसी। लेकिन जब इसके अंदर डायोड लगा हुआ होता है तो यहाँ पे करंट जो होता है वो सिर्फ इधर तो आता है लेकिन वापस नहीं जाता। ये पल्सेटिंग करंट कहलाता है। इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट। कि करंट एक डायरेक्शन में जाता है, फिर नहीं आता, फिर जाता है, फिर नहीं आता। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग करंट। ठीक है, तो ये डायोड का बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टी होती है कि डायोड को जब भी हम किसी एसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो वो एसी सर्किट को एसी करंट को वो कन्वर्ट कर देता है डीसी के अंदर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा रेक्टिफायर। ठीक है, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो होगा रेक्टिफायर। इसको 52 कर। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए बेटा रेक्टिफायर जो होता है, अब ये टॉपिक डायरेक्ट आपके पीएमडीसी के सिलेबस में मौजूद है। ये टॉपिक डायरेक्ट है। और जो इससे पहले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं डायोड को छोड़ के, वो टॉपिक्स सपोर्टिंग टॉपिक्स है। क्योंकि वो इस टॉपिक को समझने के लिए उनका कॉन्सेप्ट होना जरूरी था। तो उनको भी आपको पढ़ना है क्योंकि वो सपोर्टिंग टॉपिक है, उसमें डायोड के बारे में चीजें हैं और डायोड इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बेटा रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का मकसद है कि ये जो होता है ये कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी बेटा। ये जो होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें एक होता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी which is simulated by using filter circuits। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है ओनली वन डायोड is used with transformer। function of transformer पहले ये मैं लिख लेता हूं फिर इसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर is to save diode from direct electric shock and to increase or decrease output DC voltage। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम डायोड को अगर डायरेक्ट भी एसी के साथ कनेक्ट करेंगे ना तो डायोड डायरेक्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट एसी सर्किट के अंदर डायोड इस्तेमाल नहीं करते। अब इसका फंक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कैसे काम करता है, इसको समझे बेटा। अब इसमें क्या होता है, हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं बेटा, हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं बेटा
इसमें हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर एक कॉइल होती है प्राइमरी, दूसरी कॉइल होती है सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम एक डायोड लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं बेटा इस तरह से, जो है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से एसी सोर्स देते हैं, इस तरह से एसी करंट जो है वो इसके अंदर हम करते हैं बेटा एसी करंट। ठीक है, इसका एंड ए जो होता है बेटा, ये एंड ए है और ये इसका एंड कौन सा है बेटा, बी। ठीक है, अब ये हमने ट्रांसफार्मर क्यों कनेक्ट किया बेटा, ट्रांसफार्मर के कनेक्ट करने के दो मकसद होते हैं। पहला मकसद ये होता है कि जब ट्रांसफार्मर डायोड के और एसी की मेन सप्लाई के बीच में ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर डायोड को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। क्योंकि कभी एसी करंट अगर अचानक बढ़ जाए तो अगर डायोड डायरेक्ट लगा हुआ होगा तो डायोड डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। दूसरी बात कि जैसे मोबाइल चार्जर होता है, ये रेक्टिफायर है, लेकिन मसला ये है कि इसको इनपुट एसी देते हैं 220 वोल्ट और मोबाइल को चार्ज करते हैं 6 वोल्ट पे। अब इस चार्जर को दो काम करने होते हैं, एक तो जो हम उसको एसी देते हैं उसको कन्वर्ट करें डीसी में, और प्लस जो एसी वाला 220 वोल्ट है उसको कम करके क्या करना होता है 6 वोल्ट। और इनपुट ईएमएफ को कम करने का या ज्यादा करने का काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर। वो तो डायोड नहीं करेगा, डायोड सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट में जो डीसी होता है वो ज्यादा होगा या वो कम होगा। ठीक है, आउटपुट में जो डीसी होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, वो काम कौन करेगा, ट्रांसफार्मर करेगा। तो ट्रांसफार्मर दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, इस मकसद के लिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक, अब हम क्या देते हैं बेटा, अब हम इसको देते हैं बेटा एसी। जब हमने इसको एसी दिया, सपोज करें ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। ठीक है, और इसकी वजह से बेटा यहाँ पे करंट फ्लो हुआ और इंडक्शन हुई बेटा। इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगा, और सपोज करें ये ए पॉजिटिव हुआ और बी कौन सा हुआ, नेगेटिव। ये डायोड हुआ फॉरवर्ड बियास्ड और इसमें करंट ने इस तरह से फ्लो कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि एसी अपनी पोलरिटी चेंज करेगा। सपोज करें इसी सेम सर्किट के अंदर एसी ने अपनी पोलरिटी चेंज कर, ये एसी जो होता है बेटा, ये अपनी पोलरिटी आप कह लें कि इसने सर्किट के अंदर अपनी पोलरिटी चेंज, इस तरह से अपनी पोलरिटी जो है वो इसने चेंज कर, ये इस तरह से अपनी पोलरिटी चेंज करता है। एंड ए बेटा, ये एंड जो है वो बी है। अब ये जो एसी सर्किट है ये अपनी पोलरिटी चेंज करता है। जब ये पोलरिटी चेंज करता है तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव। यहाँ पे बेटा फिर इंडक्शन होगी। अब नतीजा ये निकलेगा बेटा कि ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा, और ये डायोड जो होगा ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बियास्ड हो जाएगा। तो इसका मकसद है डायोड जब फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल बेटा ये एसी होता है और एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये फॉरवर्ड हुआ तो आउटपुट हमें क्या मिल गया बेटा, आउटपुट हमें मिल गया। ठीक है, और ये जो इसका सेकंड हाफ है बेटा, इसमें इसने पोलरिटी चेंज की, तो यहाँ पे हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है ये कौन सा हो गया बेटा, रिवर्स बियास्ड हो गया।
तो क्या है बेटा, इनपुट के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल बेटा दोनों है, इनपुट के अंदर दोनों है, जबकि आउटपुट के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल तो हमें मिल जाता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल सप्रेस हो जाता है। तो सब पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट में मिलते जा रहे हैं। तो ये जो होता है आउटपुट में हमें जो मिलता है, ये हमें मिलता है पल्सेटिंग डीसी। इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, जिसको स्मूथ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट्स। के इसमें करंट एक ही जब हाफ साइकिल में होता है, वो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इस तरह से जब एक हम कनेक्ट करते हैं डायोड, तो ये जो डायोड होता है ये हाफ साइकिल को तो डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन दूसरे हाफ साइकिल को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। अब हम करते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा हमारे पास है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर बेटा। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बेटा, ठीक है, ये जो होता है यूजेस टू डायोड्स बेटा। दो डायोड्स इस्तेमाल करता है अगर ये हमारे पास है सेंटर टेप्ड। एसटीबी के अंदर सेंटर टेप्ड है बेटा, एसटीबी के अंदर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। और ये बेटा पंजाब के अंदर या केपी के अंदर यूजेस 4 डायोड्स। ठीक है, और ये होता है बेटा ब्रिज सर्किट। ठीक है, ये ब्रिज सर्किट होता है जो पंजाब के और केपी के अंदर दिया हुआ है, पंजाब के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन आया था पीएमसी के दौर में कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड होते हैं, 2 होते हैं या 2 थे, 3 थे, 4 थे, इस तरह से। तो सिंध वालों ने 2 किए थे और पंजाब वालों ने 4 किए, और पीएमसी ने जो करेक्ट किया था वो 4 किया था। ठीक है, ये एक मुतनाज़िर क्वेश्चन था, क्योंकि सिंध के अंदर जो बुक था उसके अंदर जो डिजाइन दी गई उसमें 2 है, और जो केपी और पंजाब के अंदर डिजाइन दी गई उसमें 4 है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि हर डिवाइस का अपना मैकेनिज्म होता है, फंक्शन वही है। आप फुल वेव का फंक्शन जो एसटीबी वाले डिजाइन का है वही पीटीबी वाले डिजाइन पे, कोई फंक्शन में फर्क नहीं है, काम वही है, लेकिन डिजाइन चेंज होती है। जैसे इंजन होते हैं ना, डिफरेंट कंपनीज की गाड़ियां आती हैं, इंजन का काम क्या होता है, गाड़ी को मूव करवाना। मैकेनिकल जो केमिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना होता है, काम सब इंजन का वही होता है, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन, उसके बेसिक्स, मुख्तलिफ चीजें डिफरेंट होती हैं। तो इसी तरह से ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें 2 सर्किट्स हैं। एक ब्रिज सर्किट है जिसमें 4 इस्तेमाल होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, ये इस तरह से होंगे। और जो हमारे पास जो एससीबी के अंदर है वो सेंटर टेप्ड है, जिसके अंदर सिर्फ 2 इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल एसटीबी का बताता हूँ कैसे काम करता है, लेकिन आपको मैं वो भी सर्किट दिखा देता हूँ कि वो सर्किट किस तरह से होता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर बोथ cycles of input AC are converted into DC बेटा। ठीक है, more efficient than half wave रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि वो आधा इनपुट देता है, ये फुल इनपुट देता है। आल्सो आउटपुट इज पल्सेटिंग डीसी, बट
is easy to filter as compared to half wave rectifier। बेटा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 50% गुम होता है। इसमें इसमें भी पल्सेटिंग डीसी मिलता है, लेकिन इस पल्सेटिंग डीसी के अंदर हल्के हल्के झटके होते हैं, उनको स्मूथ करना ज्यादा आसान होता है। ये इजी होता है इसको स्मूथ करना एज कंपेयर टू जो है वो फुल वेव सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये काम कैसे करता है बेटा, अब इसका फंक्शन कैसे होगा। अब ये मैं सेंटर टेप्ड बनाता हूँ। मैं जो हमारे पास रेक्टिफायर है ये कौन सा है, सेंटर टेप्ड है, मैं इसको सेंटर टेप्ड बनाता हूँ बेटा। अब क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर यूज होता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर का मकसद क्या होता है, दोनों के अंदर ट्रांसफार्मर के दो ही मकसद होते हैं बेटा। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, ये इनपुट एसी देते हैं बेटा, ठीक है। या आप इसको इस तरह से कर देते, थोड़ा मैं इसको बड़ा बना देता हूं क्योंकि इसको हमने सेंटर टेप्ड करना है बेटा। और दोनों प्रोसेसेस में एक ही फिगर पे समझाऊंगा बेटा। देखें ये इसके अंदर आप कह लें बेटा कि ये इनपुट एसी होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल है। और ये होती है बेटा हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी के अंदर देते हैं और सेकेंडरी के अंदर हम लेते हैं बेटा। इसके अंदर इस तरह से बेटा आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इस तरह से दो डायोड्स इस्तेमाल होते हैं। और ये जो बेटा सेंटर होता है ना, यहाँ से एक वायर लगाई जाती है और लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं सेंटर टेप्ड बेटा, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वायर होती है ना उसके सेंटर से लोड रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो बेटा ये ये पॉइंट आप कह ले ए, और यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं बेटा। ये डायोड D1 आप इसको कह ले बेटा, डायोड D1 है बेटा, ठीक है। और इस पॉइंट को बेटा आप कह ले, इस पॉइंट को C कह ले बेटा, ठीक है। और यह मैं अपनी तरफ से बना, ये हमारे पास है बेटा A B, और ये जंक्शन पॉइंट है, नोडल पॉइंट C है बेटा, और ये पॉइंट D, ठीक है। और ये पॉइंट आप कह ले बेटा E। वैसे बुक में इतनी बनी हुई नहीं, मैं समझाने के लिए आपको ये बना रहा हूँ, ठीक है। और एक डायोड यहाँ पे लगा होता है बेटा, लेकिन इन डायोड्स को लगाते वक्त एक ख्याल करना पड़ता है बेटा। अगर उस डायोड वन की पी साइड लेफ्ट पे और एन साइड किस तरफ है बेटा, राइट पे, तो इसमें भी यही होगा। पी साइड क्या होगी, लेफ्ट में, और एन साइड क्या होगी बेटा, राइट पे। अगर आप वहां पे एन साइड लेफ्ट पे करते हो तो इसकी भी एन साइड क्या करोगे, लेफ्ट पे, ठीक। तो इस तरह से करना है बेटा। अब देखें, अब इसमें क्या होगा बेटा कि ये फॉरवर्ड ब्यास्ट होता है। सपोज करें यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉइंट ए बेटा पॉजिटिव होगी, और पॉइंट ये जो एफ है ये कौन सी होगी बेटा, नेगेटिव। अब आप देखेंगे बेटा पी साइड किसके साथ कनेक्टेड है, पी साइड किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव। और इसकी पी साइड किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव। वो कौन सा होगा बेटा, फॉरवर्ड। और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ये करंट इस तरह से आएगा। लेकिन जब ये करंट सी पॉइंट पे आएगा तो ये करंट इधर नहीं आएगा। ये जब करंट सी पे आएगा तो ये करंट इधर नहीं, क्योंकि ये क्या, ये सी पे दो रास्ते हैं। एक ये रास्ता है जिसके अंदर ये रिवर्स का सीधा है, मकसद बंद रास्ता। तो करंट किस तरफ जाएगा, ये करंट लोड रेजिस्टर से होता, मतलब है कि ये जो ऊपर वाला इसका जो सेकेंडरी कॉइल का आधा हिस्सा ऊपर वाला है, A B C D,
इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा इस तरह से, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, जब ये पॉजिटिव बनता है ये नेगेटिव, तो ऊपर वाला हिस्सा फॉरवर्ड बनेगा और नीचे वाला हिस्सा क्या बनेगा, रिवर्स बनेगा। ऊपर वाले हिस्से से करंट फ्लो कर जाएगा, नीचे वाले हिस्से से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्या होगा, ये अपनी करेगा पोलरिटी चेंज, ये करंट अपनी पोलरिटी चेंज करेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो अब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव। इनपुट्स हैं बेटा, एसी करंट के दो होते हैं बेटा, एक रेड वाला, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और दूसरा कौन सा बेटा, इस कलर का, कलर के बेटा मुझे अंग्रेजी में नाम नहीं आते, तो ये दूसरा होता है, ठीक है। तो ये जो होता है रेड कलर होता है, ये कलर होता है हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बेटा, आप इसको कर दे, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये कौन सा होता है बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में बेटा ए बी सी डी जो होता है, ये जो सेकेंडरी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये फॉरवर्ड ब्यास्ट होता है, और इस रेजिस्टर में करंट इस तरह से आ जाता है, और जो निगेटिव हाफ साइकिल होता है उसमें ये होगा बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये फॉरवर्ड होगा, यहां से करंट आएगा बेटा, ये करंट इधर आएगा, अब ये करंट जब इधर आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये कौन सा है, रिवर्स है। ये करंट यहां से होता हुआ इस तरह से आएगा, और ये करंट इस तरह से फ्लो। इसका मकसद है एक हाफ साइकिल में ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड होगा, D1 फॉरवर्ड होगा, और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर कौन सा फॉरवर्ड होगा बेटा, D2 फॉरवर्ड होगा। इस रेजिस्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन देखें, रेजिस्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन कौन सा है बेटा, सेम है, पहले भी राइट की तरफ था और बाद में भी क्या है, राइट की तरफ, मीन्स इस रेजिस्टर R के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मकसद आउटपुट क्या है, आउटपुट डीसी है, लेकिन ये कौन सा डीसी है, देखें इसके अंदर इनपुट ऐसा है बेटा, इसके अंदर इनपुट बेटा इस तरह से एसी है, इस तरह से इनपुट है बेटा, और आउटपुट कौन सा होगा बेटा, आउटपुट ये होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ हाफ साइकिल को भी इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, डीसी में, तो इसका आउटपुट इस तरह, ये पल्सेशन से, इसके अंदर झटके तो हैं करंट के, लेकिन क्या होते हैं, कम। तो ये जो एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल होता है ना, फुल वेव रेक्टिफायर, उसको भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा इस तरह से, आप कह सकते हैं इसके अंदर भी झटके होते हैं करंट के, पल्सेटिंग करंट होता है, लेकिन हल्के हल्के होते हैं, और उसको स्मूथ करना इजी होता है, ठीक है। जैसे कोई रास्ता हो, उसके अंदर बड़े जो है वो एलिवेशंस डिप्रेशंस हो, उसको स्मूथ करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द छोटे छोटे जो हल्के हल्के जर्स होते हैं, उनको मैनेज करना जो वो इजी होता है। अब इसको आप देखें एक वीडियो के अंदर, ठीक है। ब्रिज सर्किट भी है, ठीक है। ब्रिज सर्किट के अंदर क्या होते हैं, चार डायोड इस्तेमाल होते हैं, उसमें पहले हाफ साइकिल के अंदर दो डायोड फॉरवर्ड, और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर रिमेनिंग दो जो होते हैं वो फॉरवर्ड होते हैं, और कोई फर्क नहीं होता, इसमें एक फॉरवर्ड होता है एक रिवर्स होता है, और उसमें दो फॉरवर्ड होते हैं और दो रिवर्स होते हैं। लोड रेजिस्टर में करंट का डायरेक्शन उसमें भी वही होता है, दोनों का आप देखें मैकेनिज्म क्या था, कि ये चीज आपकी क्लियर हो जाए क्योंकि ये टॉपिक आपके। अब इसके अंदर दूसरी बात, कि इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे पीएमसी में, लेकिन अब पीएमसी नहीं रही, अब पीएमडीसी है। पीएमडीसी प्रोविंशियल लेवल पे है, पीएमसी नेशनल लेवल पे थी, ठीक है। पीएमसी जो थी वो नेशनल लेवल पे थी, पूरे मुल्क की एक टेस्ट होती थी, अब पूरे सूबे की एक टेस्ट होती है जो एक दो दिन पहले स्टूडेंट्स के पास मौजूद होती है, ठीक है। तो ये जो पीएमडीसी होती है, ठीक है, ये जो पीएमडीसी है ये सूबे के बुक से बनाएगी क्वेश्चन,
तो जो सूबे के बुक के अंदर है वो रिपल फैक्टर नहीं है अपने पास, और भी बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जो अपने पास नहीं है, तो उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बुक से बनेगा और वो 1-2 दिन पहले अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो होता है आपको यही पढ़ना है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी। डिवाइस कोई यहाँ पे खत्म नहीं होता, डिवाइस बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो ये होता है बेटा, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये होता है इस तरह से बेटा। ये बेटा आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये बेटा ये ब्रिज सर्किट, ये जो पंजाब के अंदर और केपी के अंदर दिया हुआ है ब्रिज सर्किट। अब इसके अंदर आप देख ले बेटा कि डायोड 1 है, डायोड 2 है, डायोड 3 है, डायोड 4 है बेटा। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड 1 और डायोड 4 फॉरवर्ड होंगे, यहां से करंट आएगा इस तरह से फ्लो करके इस तरह से जाएगा। ठीक है, और सेकंड हाफ साइकिल के अंदर जो होगा वो क्या होगा, बाकी ये दो डायोड जो होंगे ये क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इनपुट होता है बेटा, और ये कौन सा होता है, आउटपुट होता है। ये ग्राफ है, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको जब चलाऊंगा तो आप देखिएगा जब ये करंट इधर जाएगा तो दो डायोड फॉरवर्ड होंगे, और जब करंट पोलरिटी चेंज करेगा तो दूसरे दो डायोड जो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर रिवर्स थे वो फॉरवर्ड हो जाए। देखिए, अब देखिए, देखिए अब इस हाफ साइकिल के अंदर देखें, ये इस तरह से करंट आता है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये, और यहां से करंट होता है इस तरह, मीन्स ये दोनों फॉरवर्ड है और ये दोनों क्या है, रिवर्स। जब पोलरिटी चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉरवर्ड, यहां से करंट आएगा इस तरह जाएगा, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दोनों में क्या होगा, सेम। अब आप इसको देखें वापस। ठीक है, अब आप इसको देखें, ये सेंटर टेप्ड है। अब रेजिस्टर के अंदर करंट देखिए झटके खा रहा है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है, सेम है। करंट झटके खा रहा है इसके अंदर, देखिए हल्का रुकता है, फिर करंट क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, इसको देखें मैकेनिज्म को, ये पल्सेटिंग डीसी है बेटा। ये कौन सा होता है बेटा, पल्सेटिंग डीसी। ये देखिए करंट का डायरेक्शन तो सेम रहता है, लेकिन करंट जो होता है उसका, यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन करंट रुकता है, फिर उसी सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है। यहाँ पे देखिए डीसी है, जबकि यहाँ पे सर्किट के अंदर कौन सा है, एसी है, और यहाँ पे कौन सा है, डीसी है, यूनिडायरेक्शनल है। ये जो होता है इसको ब्रिज सर्किट कहते हैं। D1 और D4 का आपस में पेयर होता है, D2 और D3 का आपस में पेयर होता है। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D4 जो होते हैं वो फॉरवर्ड है, तो D2 और D3 क्या होंगे, रिवर्स होंगे। ठीक है, अगर सेकंड हाफ साइकिल के अंदर D2 और D3 फॉरवर्ड होंगे तो D1 और D4 क्या हो जाएंगे, रिवर्स होंगे। अब आ जाए अपने पास जो सेंटर टेप्ड है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये आ गया अपने पास सेंटर टेप्ड। ठीक है, ये प्राइमरी है और ये कौन सा है बेटा, सेकेंडरी है। और यहाँ पे डायोड D1 है, डायोड D2 और लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कॉइल को वायर को सेंटर के साथ टच किया हुआ है इसलिए इसको हम कहते हैं सेंटर टेप। इसके अंदर भी इनपुट एसी होता है और आउटपुट क्या होता है, डीसी। इनपुट और आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैकेनिज्म का फर्क है। वो अपने अलग तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये अपने अलग तरीके से करता है। अब इसको देखिए कैसे काम करता है, मैंने आपको मैकेनिज्म बताया। फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये फॉरवर्ड होगा और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये फॉरवर्ड, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। इसको देखिएगा, देखिए ये डायोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको पॉइंट ए है और पॉइंट बी दिखाया हुआ है, इसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिखाई गई, ये जंक्शन पॉइंट है, नोडल पॉइंट है। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे जब इसमें करंट
फ्लो करता है, वर्किंग कैसे होती है बेटा आप इसकी देखें। ये देखें जब ये फॉरवर्ड होता है तो ये कौन सा है, रिवर्स है, ऊपर करंट फ्लो कर रहा है। अब देखें ये दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये क्या हुआ, फॉरवर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसमें करंट का डायरेक्शन देखें, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एसी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, डीसी के अंदर। एक मिनट आप इसका फिर देखें, देखिए ये फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव बन रहा है पी के साथ, ये फॉरवर्ड है, करंट इधर आ रहा है, और दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव, और करंट इस तरह से फिल। देखिए आप ये, अब आप देखें कि ये कौन सा बन गया पॉजिटिव, तो ये कौन सा हो गया फॉरवर्ड, तो ये कौन सा हो गया रिवर्स। ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये देखें यहाँ पे इनपुट एसी है और वहां पे लोड, और ये करंट झटके खा रहा है बेटा। देखें जब ये कन्वर्ट होता है ना, रुकता है, फिर दूसरी साइड से स्टार्ट होता है, तो ये भी आउटपुट कौन सा होता है, पल्सेटिंग डीसी होता है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि अगर हमारे पास जो है वो दूसरा है इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का या नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर का हो तो देख लेते हैं। नहीं ये पहले देखा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पीएमडीसी का जो सिलेबस है वो चैप्टर 16 का कंप्लीट है बेटा। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 17 को बेटा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट ईयर बहुत ही कम है, फिजिक्स का इंटर का सिलेबस बहुत ज्यादा है। पीएमडीसी के सिलेबस में तकरीबन पूरा इंटर शामिल है, जबकि फर्स्ट ईयर के सिर्फ 4 चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट ईयर का बहुत ही थोड़ा जो है वो सिलेबस है, उन चारों चैप्टर्स के अंदर भी अगर हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें जो पीएमडीसी के सिलेबस में, तो मेरे ख्याल में 2.5 चैप्टर बने। अगर हम सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ें जो पीएमडीसी के सिलेबस में, तो चारों में से भी टोटल जो चैप्टर बनेंगे वो 2.5 चैप्टर बने, क्योंकि उसमें चैप्टर थर्ड में सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी और फ्री फॉल वगैरह दिए हुए हैं। टेंशन के को नहीं दिए हुए, फ्रिक्शन नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल 4-5 टॉपिक्स, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फुल है और सर्कुलर मोशन फुल है। उसके बाद चैप्टर 7 जो है वर्क है, वर्क के भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। और उसके बाद चैप्टर 8 में से भी चंद एक टॉपिक्स हैं जो शामिल, इसलिए बहुत ही कम जो है वो सिलेबस है हमारा फर्स्ट ईयर का। इसीलिए आपके मेरे ख्याल में शायद इंटर बाकी सब्जेक्ट्स की खत्म होने वाली होगी और अपनी जो है वो सिर्फ हाफ हुई है, इसलिए कि वो शायद उनके इंटर के अंदर भी सिलेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अपने सिलेक्टेड नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो चैप्टर शामिल है ना वो फुल पढ़े, उसका कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि टॉपिक इधर उधर होते रहते हैं उनके अंदर।